वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता हम पढ़ रहे हैं। प्राप्ति भुगतान खाता इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूं किस तरीके से आपको बनाना है। आय व्यय खाता अब हम बनाएंगे कि आय व्यय खाता अगर आपको प्राप्ति भुगतान खाता क्वेश्चन में दिया गया है तो उसकी सहायता से आपको आय व्यय खाता किस तरीके से बनाना है। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए प्राप्ति भुगतान खाते तथा दी गई अन्य सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। अब देखो, इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो दी गई हैं हमको। ये प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर दिया गया है। ये प्राप्ति साइड है। प्राप्ति साइड में देखो, जब हम प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता बनाते हैं तो ऐसी दशा में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आय व्यय खाते में ये जो रोकड़ का बैलेंस है कैश का, ये इसमें नहीं लिखा जाता है। इसके बाद दान, चंदा, धर्मस्व, वसीयत और ब्याज, ये चीजें हम इसमें लिखेंगे, लेकिन इनसे संबंधित अगर कोई समायोजन हमें दिया गया है तो उस समायोजन को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भुगतान साइड हमको दी गई है। ये किराया 9 महीना दिया है आगे, मतलब किराया 9 महीने का दिया गया है, लेकिन हमें ये पता है कि साल में 12 महीने होते तो किराया 12 महीने का होना चाहिए। 9 महीने का दिया है, इसका मतलब ये कि 12 में से 9 महीने दे दिए, मतलब 3 महीने का बाकी है देना, अदत्त है। छपाई, डाक खर्च, विज्ञापन, विनियोग इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये संपत्ति है और संपत्तियों का लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाता है। आय व्यय खाते के साथ चिट्ठा बनाया जाता है, तो जब चिट्ठा बनाएंगे तो उसमें इसकी राशि को ले जाया जाएगा। लेकिन इससे संबंधित अगर कोई ब्याज है ऐसा जो आना बाकी है, उपार्जित ब्याज अगर इसका दिया जाएगा तो वो आपको आय व्यय खाते में लिखना है। इसी तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो भी हमको इसमें नहीं लिखना है। तो इसमें से ये चीज़ें तो आपको लिखना ही नहीं है। इसके अलावा भी ये जो एंडाउमेंट फंड है ये इसमें नहीं आएगा। लेगेसी जिसको बोलते हैं एंडाउमेंट फंड, समर्पित निधि, जो संस्था के सदस्यों के द्वारा संस्था को समर्पित की जाती है, ये अनावर्तक प्रवृत्ति की होती है, ये संस्था का दायित्व होती है, इसलिए इसको भी बैलेंस शीट में ले जाया जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ समायोजन हमको दिए हैं। सहायतार्थ दान और वसीयत, जो दान मिला है वो और वसीयत की आधी रकम आय मानी गई है। जितनी रकम हमको प्राप्ति भुगतान खाते में दी गई है उसमें से आधी राशि हमको आय व्यय खाते में लिखना है और आधी राशि बैलेंस शीट में लेके जाना है। धर्मस्व की सारी रकम पूंजीगत है। अभी जो मैंने आपको बताया इसके पहले एंडाउमेंट फंड, वो हमको इसमें नहीं लिखना है। वो पूरी रकम पूंजीगत है तो पूरी पूंजी में चिट्ठे में जाएगी। इसके बाद वेतन के 300 रुपये और छपाई के 50 रुपये वर्ष के अंत में बाकी रह गए मतलब अदत्त हैं मतलब प्लस हो जाएंगे। विज्ञापन के 250 रुपये आने वाले वर्ष के लिए अग्रिम दिए गए। अग्रिम मतलब एडवांस दे दिए गए, आने वाले वर्ष से संबंधित है, इस साल से संबंधित नहीं है। तो ये कुछ समायोजन हमको दिए थे। अब इन्हीं सब समायोजनों को लेकर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके कॉलम ये हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। जो भी इनकम होगी वो हम सारी क्रेडिट साइड में लिख लेंगे और जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हमको डेबिट में लिखना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि चालू वर्ष से संबंधित मदों का ही लेखा करना है। जो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर है वो हमको इसमें नहीं लिखना है। तो सबसे पहला जो आइटम हमारा दिया है, पहले हम क्रेडिट साइड बना लेते हैं। क्रेडिट साइड में बाय डोनेशन, जो डोनेशन इसमें दिया गया है उसकी आधी राशि लिखना है और आधी राशि नहीं लिखना है। डोनेशन दिया गया है 8,000 का, 8,000 के डोनेशन में से आधी राशि आपको पूंजीगत मानना है, तो मतलब 4,000 रुपये आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ आ जाएंगे 4,000 रुपये। इसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट इसको हम बाहर लिख देंगे 4,000।
ये दोनों आइटम हमने लिख दिए। इसके बाद देखिए आप क्या दिया है इसमें, लेगेसीज, वसीयत। इसके संबंध में भी हमको बताया गया था कि इसकी जो आधी राशि है वही आपको इसमें लिखना है, बाय लेगेसीज। $6,000 में से आधा ₹3,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो राशि है वो क्वेश्चन में हमको दी गई है ₹10,000, तो ऐसी की ऐसी उठाकर हम उसको वहाँ पर लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। ₹10,000 एज इट इज़ यहाँ पर आ गए। अब डेबिट साइड में टू चैरिटी, दान। जिस तरह से संस्था के द्वारा दान लिया जाता है उसी तरह से संस्था के द्वारा दान किया भी जाता है। तो ये जो चैरिटी, जो डोनेशन है, ये गिवन है, ये संस्था के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 14,500। इसके बाद टू सैलरी, सैलरी की वैल्यू दी गई है हमको क्वेश्चन में ₹2,600 और आउटस्टैंडिंग दिया गया है ₹300। दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे ₹2,900। फिर लिखेंगे टू रेंट। रेंट की जो अमाउंट है वो है 1,200। रेंट में भी देखिए आप एडजस्टमेंट दिया गया है। किराया 9 महीने का है। कितने महीने का है? 9 महीने का है। तो हमको क्या करना है, इसका 3 महीने का और इसमें प्लस करना पड़ेगा। यहां प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 400, तो ये हो जाएंगे टोटल 1,600। इसके बाद टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखेंगे 300। इसमें भी ₹50 आउटस्टैंडिंग है। ₹350। इसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज की जो अमाउंट है एज इट इज़ बाहर आ जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है एडवर्टाइजमेंट, इसका जो अमाउंट है वो 1,000 दिया गया है और ₹250 इसमें प्रीपेड हैं। क्या है इसमें? प्रीपेड 250 माइनस करके आउटर कॉलम में आ जाएंगे 750 और लास्ट में हम निकालेंगे सरप्लस। सरप्लस निकालने के लिए हमको क्रेडिट साइड की टोटल लगाना पड़ेगी। क्रेडिट की टोटल 4 और 4 8 और 3 11 और 10 ₹21,000 यहाँ की टोटल आ गई। ठीक है, इस 21,000 में से हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे और इनको प्लस करने के बाद 21,000 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो सरप्लस का अमाउंट कहलाएगा। ये था हमारा आय व्यय खाता। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर अदत्त दिया है, आपको अदत्त व्यय अगर दिए हैं तो वो प्लस होंगे, पूर्वदत्त अगर दिया है तो वो माइनस होगा, उपार्जित अगर दिया है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर अनुपार्जित दिया है तो वो माइनस होगा। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखना है। वैसे ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब आपने
वित्तीय विवरण वाला जो चैप्टर है वो अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कुछ समायोजन दिए गए थे, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, किस अदत्त को प्लस करना है, पूर्वदत्त को माइनस करना है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर अदत्त है तो वो प्लस होगा, पूर्वदत्त है तो माइनस होगा। तो इस तरीके से ये हमने आय व्यय खाता बनाया, सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों का ही इसमें लेखा किया, और इसमें जो समायोजन दिए थे उनका भी आपको खास ध्यान रखना है। अदत्त, पूर्वदत्त, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। थैंक यू।